मेरे साथ जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, जानकारी नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर उस आधार पे फिर भी हवा में तीर मार देते हैं। मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे प्रदीप भटनागर, बीजेपी का चेहरा है, शरद उपाध्याय कांग्रेस का चेहरा है, डॉक्टर अभिषेक मेरे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ, और आम आदमी पार्टी से रमन जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है। तो डॉक्टर अभिषेक, एग्जिट पोल कितनी हकीकत कितना फसाना, आप ही से शुरुआत, सबके अलग अलग दावे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तिलक भाई, और सभी जो मेरे पैनलिस्ट साथी हैं उन सभी को एक बार विनम्र निवेदन है कि अपना थोड़ा सा जो है गुस्सा थोड़ा उसमें रखें। देखिए, ये चुनाव जो है, दिल्ली ऐसी जगह है जहाँ पे 60% से ज्यादा मिडिल क्लास है जी, और मिडिल क्लास की वोटिंग पे ही डिपेंड करेगा कि क्या होगा। अभी तक इस चुनाव, आज तक के जो पिछले हम 4-5 चुनाव जो देखते आए हैं दिल्ली के, उसमें देखने में आया कि वो ही जनता लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को फेवर करती थी, परंतु अगर विधानसभा का चुनाव होता था तो आम आदमी पार्टी को पिछले 2-3 चुनाव से वो सपोर्ट कर रही थी। इस चुनाव में बीजेपी, जिसे रेवड़ी पॉलिटिक्स कह के पहले केजरीवाल जी भी सभी राजनेता जो सिद्धांतवादी पॉलिटिक्स करते हैं वो गालियां दिया करते थे, इस बार केजरीवाल जी तो उसी के से एक तरीके से चिन्ह बन गए हैं कि रेवड़ी 25,000, अगर मैं हार गया तो 25,000 रुपए का तो मैं महीने का नुकसान हो जाएगा। नहीं डॉक्टर अभिषेक, ये रेवड़ी और ये सब बातें तो हो गई, अब मुद्दे पे आइए ना। एग्जिट पोल की बात है, आप तो देखिए वो टोटल क्या रेवड़ी और ये किसने क्या रेवड़ी, वो तो सब जान रहे हैं। एग्जिट पोल कितनी हकीकत कितना फसाना जी, अगर एग्जिट पोल्स को स्टडी किया जाए जी, और तो उसमें ऐसा दिख रहा है कि बीजेपी कहीं लीड ले रही, ऐसा दिखाई दे। नहीं, अभी तो वोटर एग्जिट ही नहीं हुए वोट डाल के, और एग्जिट पोल आ गए, तो मैं थोड़ा सा इस मामले में कंफ्यूज हो जाता है। हर किसी के अपने अपने दावे हो जाता है। हाँ, अगर कितना विश्वास करें, विश्वास करने लायक इस समय बिल्कुल मामला नहीं है। मामला 8 तारीख को ही खुलेगा। फिलहाल संभावनाएं बीजेपी के फेवर में लग रही है, जिस तरीके से अगर एग्जिट पोल्स वालों के डाटा को माना जाए तो। डॉक्टर अभिषेक जी, लग रहा है मामला थोड़ा होमवर्क कमजोर है आज आपका एग्जिट पोल में, माफ करिएगा। जी जी, वैसे लगता नहीं है कभी आप होमवर्क करके बैठते हैं। मैं होमवर्क करके ही बैठा हूँ तिलक भाई। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो मुद्दे हैं वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। अगर उस मुद्दों पे वोटिंग हुई तो वाकई में आम आदमी पार्टी इस बार लूज करेगी, परंतु अगर यानी 2015, 2020 ये सब चमत्कार है, एक चीज होती है एंटी इनकम्बेंसी। हाँ, केजरीवाल जी के साथ वो भी नेगेटिव खेल रही। अच्छा, उनके पास बड़े अच्छा उनका वोटर बेस है। हाँ, उनके पास एक मुस्लिम वोटर बेस है जो उनसे खिसकना नहीं चाहता। उनके पास एक तबका है जिसमें उनके पास वोटर है जो उनसे खिसकना नहीं चाहता, परंतु एंटी इनकम्बेंसी भी कोई चीज होती है। और कोई चीज अगर मुद्दे, जो गंदे नाले, गंदा पानी, गंदी यमुना, अगर ये मुद्दे काम करे, जो केजरीवाल जी कहते थे कि इनके ऊपर वोट नहीं मिलती इसलिए हमने इन पे काम ही नहीं किया, स्वयं केजरीवाल जी के शब्द थे, तो अगर इन मुद्दों ने काम किया होगा तो केजरीवाल जी फिर जाएंगे। इस बार केजरीवाल जी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। रमन जी, डॉक्टर अभिषेक कह रहे हैं एग्जिट पोल बिल्कुल एग्जिट हैं, समझ लीजिए आप एग्जिट होने वाले हैं सत्ता से, आपका आकलन। रमन जी वो म्यूट है शायद, म्यूट अनम्यूट का चक्कर है। जो पंजाब में जो एग्जिट पोल आए वो अपोजिट थे हमारे। पिछले 2 चुनाव में दिल्ली में बड़ा मिला जुला एग्जिट पोल आया, जबकि बड़ी प्रचंड बहुमत से दोनों बार सरकारें बनी हमारी। पहली बार तो हमको बिल्कुल कहीं दिखाया ही नहीं गया था 2013 के चुनाव में कि ये है ही नहीं किसी जगह। तो जो आम आदमी पार्टी का वोटर है तिलक जी, वो बड़ा कमजोर और गरीब तबका है, जो कमजोर तबका है, जो समाज में अपनी बात रखने से हिचकिचाता है, उस तरह का है। तो
कई बार वो अपनी बातों को बता नहीं पाता, वो चुपचाप जाता है, परिवार शायद वोट आम आदमी पार्टी को करके आता है, लेकिन वो इस बात की चर्चा बहुत ज्यादा बाहर या किसी से नहीं करता, अपने काम में फिर अब वापस लग जाता है। हाँ। तो इस कारण कई बार ये नहीं है कि हम नहीं कह रहे कि सर्वे नहीं होता, ये सर्वे गलत हैं, होते हैं, लेकिन कई बार चूक हो जाती है। जो वोटर का एक्सप्रेशन जो अन्य दलों के वोटर का है वो उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हमारे ये वोटर। वो जलवा नहीं दिखाई दे रहा जो 2015 और 20 में था, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल तिलक जी, वैसे ही परिणाम आएंगे, आप देखिएगा। नहीं, वो तो जब तक नतीजे नहीं आएंगे तब तक तो आप यही दावा करेंगे। जी जी, है ना। अभी आप पूछिए तो जो आपके कांग्रेस वाले वो कहेंगे हम तो 70 की 70 सीटें ले रहे हैं, वो 71 भी बोल दे तो हैरानी नहीं है। जो ये भी तो दावा सभी का है, हाँ। लेकिन हकीकत क्या है वो आप भी समझ रहे हैं, है ना। तिलक तो जी, कोई तो आधार होगा ना कि भाई नहीं हम जो 2015 और 20 वाली वापसी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ तिलक जी, ये पूरा चुनाव जब जैसे शुरू हुआ तो वैसे से जनता के सामने खूब मुद्दे जो नकारात्मक थे, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने खूब उछाले, लेकिन इन दोनों दलों ने एक बार भी वोटर को इस बात पे कन्विंस नहीं कर पाया कि व्हाट वी विल डू, कि हम लोग क्या करेंगे। उस बात की समस्या बहुत हो गई, और धीरे धीरे वोटर समझ गया कि ये लोग भले ही केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को कितना भी बोलें, कितना भी दोष दें, गाली दें, कुछ भी करें, लेकिन इनके पास खुद का कोई विजन नहीं है, खुद का कुछ बताने के लिए नहीं है। और उसी का ये परिणाम है कि अंत में दिल्ली का वोटर जो नहीं, कांग्रेस ने कितना नुकसान पहुंचाया ये भी तो महत्वपूर्ण है ना रमन जी आपको। जी, कांग्रेस ने आपको कितना नुकसान पहुंचाया। अगर मैं सीधी सपाट वोटर की भाषा में बोलूं कि मुस्लिम और दलित वोट कितना काटा, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। दिल्ली का वोटर कांग्रेस को अपनी डायरी से निकाल चुका है। अच्छा, जो वोटर की डायरी होती है, वोट जिसमें वो वोट देने वाली पार्टियों के नाम रखते हैं, उस डायरी से उन्होंने कांग्रेस को बिल्कुल से निकाल दिया है। पिछले 2 चुनाव में भी देखा, इस बार भी वैसा ही कुछ परिणाम रहने वाला है कांग्रेस के लिए। हाँ। तो कांग्रेस भले ही इस बार बहुत दमखम से लड़ी, लेकिन परिणाम में कोई परिवर्तन हो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। हाँ। दिल्ली के नतीजे जो आएंगे। अच्छा ठीक, शरद उपाध्याय जी, एक मिनट, शरद उपाध्याय जी नमस्कार जी। मैंने कहा सर बधाई हो आपको। हमें बधाई मत दो, आप बधाई तो भाजपा को दो। मीडिया यदि चाहे तो भाजपा को 70 में से 75 सीट जिता सकता है। नहीं, वहां तो 80 भी मिल जाती है सर। नहीं, मीडिया इतना गुस्सा तो मत हो आप। एक मिनट सवाल तो ले लो सर, सवाल ले लो। यहाँ वो वाला हिसाब नहीं है, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। उपाध्याय जी रुक जाइए, ये वो वाला नहीं है मामला। यहाँ तराजू सबके लिए बराबर है। पहली बार बैठे हो लग रहा है, अभी सुन लो। सुना ठीक, ये वो वाला नहीं है जो यहाँ 2 रुपए में बिक जाती है, समझे सर। आप सुन लीजिए उपाध्याय जी, रुक जाइए 1 मिनट। आपने सवाल सुनने से पहले ही आक्रमण शुरू कर दिया। अभी तो सवाल तो दिया नहीं मैंने आपको। बताएं। आप तो वही छात्र हैं जो बिना पढ़े कुंजी लेकर आते हैं, आंसर मालूम है भैया हम छेप देंगे। आंसर तो बीजेपी का मीडिया को मालूम है सर। उपाध्याय जी रुक तो जाओ, रुके हुए किस जन्नत में हो जहां बैठते होगे, वहां का हिसाब मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ का हिसाब लेकर जाना। आधे घंटे बाद आप ही सर्टिफिकेट लूंगा, समझे। और तिलक चावला नाम है, नोट कर लीजिएगा, आगे सुनाई देगा फिर से। बधाई मैं इसलिए दे रहा था कि आपका मिशन कामयाब हुआ। आम आदमी पार्टी एग्जिट पोल के मुताबिक सत्ता से बाहर जा रही है। अब जवाब दीजिए, और मेरे साथ विक्टिम कार्ड मत खेलिएगा, ध्यान रखिएगा। मैं भी आपसे निवेदन है जी कि आपने लगातार बैठते ही कांग्रेस पर 4 अटैक किए। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ही 70 में से 71 सीट जीतने का दावा करेंगे। जी। यदि आपका मुझे सहयोग मिला, जिस तरह से आप भाजपा को सहयोग करके 70 में से 80 सीट जिता सकते हैं, तो आप मुझे भी जिता सकते हैं। उपाध्याय जी मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आपने सुना नहीं, यही कह रहा हूं, दिक्कत यही है कांग्रेसियों में, आधी बात सुनते हैं। नहीं, पूरी सुनिए, पूरी सुन लीजिए। पूरी सुनिए। मैंने कहा था कि किसी भी राजनीतिक दल से पूछोगे तो हर कोई ये कहेगा 70 में से 71, कांग्रेस भी यही कहेगी। तो ठीक, मैं वो सीधा और तो अपनी बात पूरी करिए, अपनी बात पूरी करिए। हमारा जो आप ये कह रहे हैं कि आप अपने उसमें एम में पूरे हो गए और आपने आपको सरकार से अलग कर दिया। हम इस टारगेट से कभी किसी जगह पर चुनाव नहीं लड़ते। Your call has been kept on hold.
हम कभी भी इस तरह से चुनाव नहीं लड़ते हैं। हम अपनी जीत के लिए चुनाव लड़ते हैं। हमारा उद्देश्य अपनी जीत होता है और जनता तक अपने जनता के हित की नीतियां बताने के द्वारा चुनाव लड़ते हैं हम कभी ये नहीं कि आप हार जाए, बीजेपी हार जाए। जो जितना अच्छा काम करेगा वो जीतेगा। आपके मुताबिक आपका एग्जिट पोल बता दो सर। आपके मुताबिक तो ये सारे बिके हुए हैं। हम ये आपके मुताबिक, मैं माफी चाहूंगा जिन्होंने मेहनत की है ये आंकड़े इकट्ठे करने में, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन उपाध्याय जी के मुताबिक सारे बिके हुए हैं। आप सर आपका एग्जिट पोल बता दीजिए। मेरा एग्जिट पोल जो है आप नोट कर लीजिए जी। हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। नहीं बनेगी, आप लिख के रख लो। मैंने लिख लिया सर। पोल है ये, तो हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। उपाध्याय जी एक मिनट, मैं अभिषेक जी एक सेकंड। उपाध्याय जी ये कह रहे हैं कि अगर हमारे बिना सरकार बन गई तो मैं उसी दिन राजनीति से इस्तीफा ले लूंगा। मैंने तो नहीं कहा। अच्छा नहीं कहा आपने, ठीक, ओके। मेरा सवाल ये है उपाध्याय जी से कि बीजेपी को सपोर्ट करेंगे या आम आदमी पार्टी को? सर आप कैसा सवाल कर रहे हो डॉक्टर अभिषेक? इनके हिसाब से इनके बिना सरकार नहीं बन सकती। ये फाइट में है तो नहीं। आपको नहीं मालूम किसको सपोर्ट करेंगे वो? अभिषेक जी आप बता दें किसको सपोर्ट करते हैं? अरे आप अभिषेक जी, हम तो जनता को सपोर्ट करते हैं। आप जिसको सपोर्ट कर रहे हैं उसी को कर देंगे हम। आप जिसको सपोर्ट करके बैठे हैं हम उसी को सपोर्ट कर देंगे। किसी पार्टी का झंडा नहीं उठाए इसीलिए कि हमारे पास से आजादी हो के आप जिसको सपोर्ट करने की कह रहे हैं, आप जिसके लिए बोल रहे हैं हम उसी को सपोर्ट कर देंगे। जो दिखाई दे रहा है वो हम बोल रहे हैं। देखिए उपाध्याय जी, हमने किसी का झंडा इसीलिए नहीं उठाया कि हमें किसी की तरफ वफादारी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी वफादारी केवल भारत की जनता की तरफ है और अपनी जो हमारी एनालिटिकल स्किल है, जो हमारी पढ़ाई है उसकी तरफ है। हमने देखा कि आप तो बिल्कुल युद्ध छोड़े बैठे, परंतु आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं उपाध्याय जी कि हमने तो युद्ध नहीं छोड़ा, सरकार नहीं तो चुनाव जितना अच्छा चुनाव हमने लड़ा दिल्ली में। पर आप ये तो बताइए, आप आम आदमी पार्टी को समर्थन देंगे क्या? आप आम आदमी पार्टी केजरीवाल को दोबारा से मुख्यमंत्री बनने के लिए समर्थन देंगे? ये तो समय बताएगा कि हम किसी को समर्थन देंगे या हमें कोई समर्थन देगा। ये तो समय बताएगा। रिजल्ट आने पर हम आपको बता देंगे कि क्या किसको केजरीवाल का समर्थन लेके मुख्यमंत्री बनाएंगे दिल्ली में। ये तो समय बताएगा। ये तो आप बता रहे हैं समय बताएगा। पहले ही लेकिन आपने तो बीजेपी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया ना। पार्टी आपने तो सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, सबसे ताकतवर पार्टी हुआ करती थी। आज वो दिल्ली जैसे प्रमुख राज्य में, जहाँ पे शीला दीक्षित जैसे उनके इतने स्ट्रॉन्ग लीडर्स रहे, उन्होंने पूरा मोर्चा खाली छोड़ दिया। हमने चुनाव अपने मुद्दों पर लड़ा है, अपने मैनिफेस्टो पर लड़ा है और हमने चुनाव बहुत अच्छी तरह से लड़ा है। अच्छा उपाध्याय जी, आपके मुताबिक कितनी सीटें आ रही हैं बताइए ना, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं आप? मैं गुस्सा नहीं हूँ भाई चावला जी। मैं यदि आपको लग रहा है कि मैं गुस्सा हूँ, आपको लग रहा है कि मैं गुस्सा हूं तो मैं आपसे माफी चाहता हूं। नहीं सर, आप क्यों माफी? नहीं सर, आप नहीं, आप हमारे मेहमान हैं सर, आपको नाराज नहीं करेंगे हम। आप बताइए, आपके मुताबिक, चलिए आपका एग्जिट पोल आप क्या कह रहे हैं? आपकी कितनी सीटें आ रही हैं? मतलब आपकी, मतलब कांग्रेस की? पोल नहीं है, एग्जिट पोल वालों का लोकसभा के चुनाव में दिल्ली में एग्जिट पोल था। हाँ, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में एग्जिट पोल था कि भाजपा को 75 मिल रही है, 72 मिल रही है और 80 की 80 मिल रही है। क्या हुआ? भाजपा पे बेईमानी करने के बाद भी फिर भी भाजपा की सपा हावी रही। आप देखिए हरियाणा में एग्जिट पोल कहां गया? कांग्रेस की कितनी सीटें बता रहे थे एग्जिट पोल में, लेकिन वहां पर सरकार बनी भाजपा की। बिल्कुल, मैं एग्जिट पोल को नहीं मानता हूं। बिल्कुल सही, ठीक, एग्जिट पोल को नहीं मानते, ये बिल्कुल एग्जिट पोल को मानते हैं। बिल्कुल सही कहा उपाध्याय जी ने, तभी हमने शुरुआत में भी कहा ये सिर्फ एग्जिट पोल है। कितनी हकीकत, कितना फसाना। प्रदीप भटनागर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? प्रदीप जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? आवाज आ रही है आपकी? जी प्रदीप जी, मुझे आवाज आ रही है जी। मैंने कहा कि इन आंकड़ों के मुताबिक तो कई तो दावा कर रहे हैं कि आपकी सरकार बन रही है, ठीक? आप खुश तो होंगे इन आंकड़ों को देख के, लेकिन कुछ आंकड़े ये बता रहे हैं कि आप सत्ता में वापसी नहीं कर रहे हैं। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये, तो क्या मान लें, बटेंगे कटेंगे चला कि नहीं? देखिए, बटेंगे कटेंगे चला या नहीं चला, ये मुद्दा तो क्या जनता के बीच का है, जो हमने अपनी चीजों को लेके रखा और जो आपने एग्जिट पोल जो दिखाया
वो शुभ संकेत है। बाकी तो 8 तारीख को पता लगेगा। नहीं, एग्जिट पोल के आंकड़े कभी भी बदल जाते हैं साहब, आप जानते हैं ना। मैं तो बिल्कुल बिल्कुल मैं ऐसे हाँ, कोई दौरा ही नहीं है। तो मगर ये जो एग्जिट लोग पोल कह पर रहे इतना हैं- भरोसा क्यों आपको? नहीं, भरोसा, मैंने भरोसे की बात नहीं कही, मैंने तो शुभकामनाएं जो आपने शुभ संकेत दिए, भारतीय मीडिया ने जो शुभ संकेत दिए, मैं तो उसको धन्यवाद देता हूं। मैं तो कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के अंदर इतनी मेहनत करी और आपके एग्जिट पोल ने उनका जो मनोबल बढ़ाया, मैं तो उसका हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं तो बाकी निर्णय 8 तारीख को आएगा, वो सबके सामने मैं 3 आएगा। एग्जिट पोल आपके सामने रखता हूं जो आपके हौसले को ध्वस्त भी कर सकते हैं। हाँ नहीं, वो मैंने देखे सारे। आप नहीं, देख लीजिए ना, दोबारा देख लीजिए दिक्कत क्या है। वी प्रिसाइड कह रहा है कि आपको यानी कि बीजेपी को महज 18 से 23 सीटें मिल रही हैं और 46 से 52 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल रही हैं। एक और एग्जिट पोल है जिसका नाम है माइंड ब्रिंक। माइंड ब्रिंक कह रहा है कि बीजेपी को 21 से 25 सीटें मिल रही हैं और आम आदमी पार्टी को 44 से 49 सीटें मिल रही हैं। एक और है जर्नो मिरर, वो ये कहता है कि बीजेपी को 18 से 20 और 45 से 48 सीटें आम आदमी पार्टी को। प्रदीप भटनागर जी, जी 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 आदरणीय चावला जी, किस पर यकीन करें किस पर नहीं? ये तो बता रहे हैं आपका वनवास खत्म नहीं हो रहा। नहीं, मैं यकीन जी बता देता हूँ आपको। मैं देखिए, हिमाचल के अंदर तो हम बिल्कुल ही 10 पे जा रहे थे, मगर फिर भी 20 से प्लस में चले गए काफी। मगर यह है कि बिल्कुल मिट्टी और हालात कांग्रेस की तरह खराब नहीं हुए और राज्यों की तरह। अच्छा, कांग्रेस की तरह खराब नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक मिनट सर, मैं एक पूरा करना भूल जाऊंगा नहीं तो प्लीज जी। मगर दिल्ली में आपने जिस प्रकार से देखिए, सरकार में आए या ना आए, मगर जिस तरह आपने 3 गुना, मगर 8 या 24 कहूँ या 4 गुना आपने जिस प्रकार से आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी की सीटों का बताया है, वो भी अच्छे संकेत है, नो डाउट। लेकिन ऐसे ही संकेत झारखंड में भी आ रहे थे, याद है आपको? गजनी तो नहीं बने आप? नहीं, कोई दोहराई नहीं। और जनता ने हेमंत सोरेन को सत्ता में लाकर जो है कमान सौंप दी दोबारा से, जिनको आपने जेल में भेजा था। मोरबी उठा के गुजरात जीत लिया था और एक तो मट्टी में मिल गया, दूसरा बेचारा 2-3 पे रुक गया। मैं आपसे इतना जानना चाह रहा हूं प्रदीप भटनागर जी, झारखंड में क्या हुआ था? सारे एग्जिट पोल धरे के धरे रह गए थे कि नहीं? चावला जी, जब झारखंड में जब चुनाव था, कहीं और भी चुनाव थे उसके साथ में। हाँ, अगर झारखंड नहीं आया तो बाकी राज्य तो आए ना, जरूरी नहीं ना राज्य जीत जाएंगे आप। अच्छा, तो मतलब झारखंड जरूरी नहीं था जहां पे आपने बटेंगे कटेंगे का नारा दिया? नहीं, जरूरी, बिल्कुल पूरा देश जरूरी है हमारे लिए साहब। हाँ, पूरा देश जरूरी है, पूरे देश। जिस राज्य में आपने सिर्फ ध्रुवीकरण की सियासत को हवा दी, वो राज्य आपके लिए जरूरी नहीं था। जहां पे आपने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा बना दिया, वो राज्य आपके लिए जरूरी नहीं था। नहीं, मैं देखिए, जरूरी तो पूरा देश है। हाँ, बिल्कुल, झारखंड क्यों नहीं मुद्दा था? बिल्कुल मुद्दा था। अब नहीं वहां की जनता ने स्वीकार करा या नहीं, अगर हमें पूर्ण बहुमत दिया तो उसमें तो जनता का उसका आशीर्वाद है। जिस प्रकार से उन्होंने हमें आशीर्वाद 2015, 2020 एक बार आप 3 सीटें लेकर आए और एक बार 8 सीटें लेकर आए। 27 साल का वनवास दिल्ली में जी, वही दिल्ली जो आपकी नाक के नीचे है, वहां दिल्ली केजरीवाल सत्ता पर रहते हैं। बिल्कुल आपने जो 3 सीट बताया वो भी मुझे पता है कौन कौन सी थी। 8 सीटें जो है वो भी मुझे पता है कौन कौन सी थी। और जब 8 सीटों का आपने 4 गुना जो आंकड़ा दिया है, वो भी मुझे उम्मीद है कि आपने बढ़ाए तो सही, घटाए तो नहीं। जो दिल्ली के अंदर 2% वोटरों पे अटकी हुई एक बेचारी कांग्रेस, उसको तो 70 से 71 सीट मिलने की आपको बता ही रहे थे। अब मैं क्या बोलूं? अभी मैं नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं की बात, खुलकर बोलिए। मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं तो पहले ये कहना चाह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी ने अभी यहाँ बैठ के बोला कि जो आम आदमी पार्टी कमजोर वोटर है वो उनके साथ है। तो मैं तो पूछना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी के जो कमजोर वोटर जिन्हें कह रहे हैं, तो वोटर कौन सा है? कल ये खुल के बताएं, क्या वो सीलमपुर, जाफराबाद, ब्रह्मपुरी या फिर वो ओखला या शाहीन बाग में है या पूरा दिल्ली में है? दूसरी चीज, जो कमजोर वोटर है, आप 11-12 साल के अंदर उनको मजबूत क्यों नहीं कर पाए? दूसरा, आप अभी कह रहे थे कि संकट मोचन, संकट में तो पड़े खुद दो पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी। कि हालात इतने खराब है कि जुझलाए हुए परेशान है, तो इसलिए वो हनुमान जी के चरणों में जा रहे हैं बार बार। ये तो पहले टोपी पहन के कहीं और जाया करते थे,
तो कांग्रेस कह रही है हमारे समर्थन से। नहीं, अरे वो भाई, अगर कांग्रेस को आपके तो पास मैं- आ जाए तो वॉशिंग मशीन में धुल भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं नहीं। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, हम पे अच्छा पाउडर है, चिंता मत कीजिए सर। हाँ, वो सर, तो रखा है आपने ये कह पाउडर रहे सबका। हैं, ये कह रहे हैं हाँ। कि जो कह रहे हैं कि हमारी बिना सरकार नहीं बनेगी, वो कांग्रेस को कहना चाहूंगा पहले अपना वोट परसेंट बढ़ा लें, उसके बाद दावा कीजिए कहीं आप आ जाएंगे। आपकी आम आदमी पार्टी ने गुजरात में कैसी मस्ती खराब करी, और थोड़ा सा आकलन देख लीजिए। और पंजाब में आपको बिल्कुल ही दोगुने मिला दिया और आपको रावी नदी में बहा दिया आम आदमी पार्टी ने, उसकी चिंता करें। तो इसमें बड़ी चीजें करें ना, थोड़ा सा उन चीजों पे आपको आना पड़ेगा। तो मैं तो आपके विषयों का जवाब दे रहा हूँ, जो आपके मुद्दों का। मैं इधर उधर नहीं भागने वाला, मैं तो आज की डिबेट जिस विषय पे है वहीं रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मगर ये जरूर बताऊंगा कि आपकी करनी कसनी क्या थी जो आज तक भुगत रहे हैं आप। जी तिलक साहब। प्रदीप जी, उसका उत्तर तो उपाध्याय जी देंगे, लेकिन आप ये कह रहे हो कि कांग्रेस का जितना वोट प्रतिशत बढ़ेगा उतना फायदा बीजेपी को होगा, है ना? अब आपको आप कांग्रेस सुन लीजिए। देखिए, कांग्रेस दिल्ली के अंदर कांग्रेस चाहती नहीं कि मैं आऊं। अगर दिल्ली में कांग्रेस चाहती होती तो दिल्ली के ही प्रदेश अध्यक्ष इनके श्री अनिल कुमार जी हैं, जो पूर्व में दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रहे, और श्री अनिल कुमार जी ने ही ये जो शराब का जो कांड था वो नहीं नहीं नहीं, प्रदीप जी, आप देखिए, आप जानते, देखिए उपाध्याय जी तो पहली बार जुड़े हैं, आप जानते हैं मेरा नेचर। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट, मैं आंकड़ों पे बात करता हूँ, इधर उधर की नहीं सर। जो आपसे सवाल है आपसे तो सवाल लूंगा ना, आपको भी ऐसे भागने थोड़ी ना दूंगा मैं। रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, आंकड़ों से ही बात करेंगे। जब आंकड़ों का खेल हो रहा है तो आंकड़ों से समझाएंगे सबको। 2015 में जब कांग्रेस के पास 9-9.5% के आसपास वोट आए, ठीक 2015 के चुनाव की बात कर रहा हूं, कांग्रेस 36 सीटें ऐसी थी, आप चेक कर लीजिएगा, गूगल की जरूरत मुझे नहीं है। कांग्रेस 36 सीटें ऐसी थी जहां पर 10,000 से ज्यादा वोट लेकर आई, और 11 सीटें ऐसी थी जहां 20,000 से ज्यादा वोट लेकर आई। तब उस चुनाव में बीजेपी को 2 सीटों पर ही जीत मिली। प्रदीप जी, बिल्कुल जी, जिस समय अब एक और आंकड़ा पूरा कर दूं इसके साथ। 2020 में कांग्रेस को सिर्फ, एक मिनट रुकिए ना, पूरा आंकड़ा ले लीजिए, आंसर देने में आसानी आएगी। जो आप कांग्रेस पे उम्मीद लगाए बैठे हैं ना, मैं उसी का आंकड़ा दे रहा हूं आपको। 2020 में कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटों पर 10,000 से ज्यादा वोट मिले, और उनमें से 7 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती और बीजेपी ने 1 सीट जीती। आंकड़ा गलत तो नहीं प्रदीप जी? बिल्कुल होगा तो करेक्ट कर दीजिएगा। एक बार 2 सीट जीते थे, फिर दोबारा 8 सीट जीते। हाँ, तो कांग्रेस से ज्यादा उम्मीद मत लगाइए। मैं देखिए, उम्मीद किसी से नहीं है, उम्मीद तो दिल्ली की जनता से है, निर्णय उनको लेना है। वोट प्रतिशत हमें इतना पता है कि हमारा हर बार घटा नहीं है, बढ़ा है। हाँ। जब 3 थे तो 29% से ऊपर था, जब 8 थे तो 32% से भी ऊपर था। हाँ। तो बटेंगे कटेंगे चला, आपका मतलब ये है? नहीं, बिल्कुल चला, कोई दो राय नहीं, बिल्कुल चला, इन्हें किसी से उम्मीद बिल्कुल चला। चला है। एक मिनट उपाध्याय जी, बटेंगे कटेंगे चला है आप कह रहे हो? बिल्कुल चला, वो भी चला। कहाँ चला है? सफाई का मुद्दा चला, बिल्कुल पूरी दिल्ली में चला, और पूरी दिल्ली में चला। बटेंगे कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, हाँ बटेंगे तो कटेंगे, और इसका बेनिफिट 8 तारीख को आदरणीय चावला जी दिखाई देगा, और आप और हम साथ में होंगे। अच्छा, बड़ा कॉन्फिडेंस है बटेंगे कटेंगे पर। नहीं, बिल्कुल उपाध्याय जी वेट करना चाह रहे हैं जी। उपाध्याय जी, बहाया है दिल्ली के चुनाव में, और मुझे बहुत गर्व है अपने कार्यकर्ताओं पे, जिन्होंने रात दिन एक करके दिल्ली को विजय बनाने के लिए काम किया है। तो इसमें जीत में कोई प्रदीप जी, पहले भटनागर जी, जितना उम्मीद आपको कार्यकर्ताओं से नहीं है साहब। अगर कार्यकर्ता ना हो तो सोनिया जी नहीं रहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। कार्यकर्ता ही हार और जीत तय करता है, जिसको बाद में पूछा नहीं जाता है, और बाद में वो बेचारा अपने घर में बैठा होता है। उस कार्यकर्ता के दम पे आप और मैं यहाँ तक बैठे, मैं और आप भी कार्यकर्ता ही हैं। तो संगठन एक मिनट प्रदीप जी, एक मिनट, संभव ही नहीं है। एक मिनट उपाध्याय जी अपनी बात रखिए, फिर उसके बाद रमन जी आपके पास आ रहा हूं। इनको बटेंगे कटेंगे, इनको किसी जनता से कोई उम्मीद नहीं है, इनको केवल चुनाव आयोग से उम्मीद है, और चुनाव आयोग के ऊपर इनका पूरा चुनाव डिपेंड रहता है। जिस तरह से इन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, लाखों में वोटों की संख्या बढ़ा ली, एक बिल्डिंग में 7-7 हजार लोग रह रहे हैं, वोटर हैं इनके,
तो इनको किसी से उम्मीद नहीं है, इनको प्रशासन और चुनाव आयोग से उम्मीद है, वो इनके हाथ में है। बचा कुछ जो इनका काम है वो इनकी मीडिया आगे जनता के रूमर को बना करके तैयार कर देती है, इनको किसी से उम्मीद नहीं है। किसी पर भरोसा है उपाध्याय जी आपको? किस पर भरोसा है? नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। भाजपा पर तो 1% भी किसी मामले नहीं, पर जैसे भरोसा आपको नहीं है। चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं, कोर्ट पर भरोसा नहीं, ईडी सीबीआई पे भरोसा नहीं, देश की जनता पे भरोसा है या उससे भी भरोसा खो गया है? नहीं, डॉक्टर अभिषेक एक उपाध्याय जी बात करें, अभी रुकिए, अभी आपको भी कोसेंगे, रुक जाइए। आप पर भी भरोसा नहीं है उनको। हाँ उपाध्याय जी प्लीज। चावला जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो कृत्य इनके पक्ष में जनता के अहित करेगा उस पर हमें भरोसा नहीं होगा। ठीक है, ओके। अभिषेक जी, तो झारखंड की जनता ने चुनाव जिता के भेजा, हिमाचल की जनता ने चुनाव जिता के भेजा, वहां चुनाव आयोग काम नहीं कर पाया इनके लिए? एक दो तो छोड़ दी जाती है चावला जी। अच्छा, एक दो छोड़ दी जाती है, ओके। हमें जैसे आप बोल रहे हैं कि हिमाचल में क्या हुआ, ये बात है। अच्छा, एक दो जानबूझ के हार जाते हैं ये। जैसे राहुल गांधी को ऐतिहासिक वोटों से जितवा दिया तो वो भी जानबूझ के जितवाया। राहुल गांधी को भी हरवा देते, प्रयास इनका राहुल गांधी को भी हरवाने का था। अच्छा, फिर ऐतिहासिक वोटों से जितवा दिया, इनके हाथ में रिमोट कंट्रोल है। सर पब्लिक भी देखती है उपाध्याय जी, अच्छा नहीं लगता है ऐसे? पब्लिक भी देख रही है, मैं सही बोल रहा हूँ। ठीक। चुनाव आयोग कितने महाराष्ट्र में कितने वोटों की बढ़े, प्रमुख नेता आपने देखा? कितने लाख वोट इन्होंने लोकसभा के चुनाव और विधानसभा दोनों के बीच में कितने अंतर है? शर्म की बात है उपाध्याय जी, आप ये देखिए, अपने प्रमुख नेता का, अपने सबसे बड़े नेता की जीत का श्रेय भी बीजेपी को दे रहे हैं। क्या कहना भाई? हिमाचल जीता, कोई तो पुरुषार्थ आपकी पार्टी के लोगों ने किया होगा, राहुल गांधी ने कुछ तो पुरुषार्थ किया होगा, कुछ तो राहुल गांधी ने क्या भरोसा बैठा होगा राहुल गांधी पे, इस वजह से वोट की होगी। आप कह रहे हो बीजेपी वालों ने हमें हिमाचल ऐसे ही दे दिया, अब क्या बात कर रहे हैं? क्या आप इन पे हर जगह बेईमानी कराना चाहते हैं? जनता की हिमाचल में हारे भी हैं और जीते भी हैं, कोई वैल्यू ही नहीं है। वो आप पे भरोसा करके आपको वोट दे रही है। हमें चुनाव आयोग पर बिल्कुल 1% भी भरोसा नहीं है। हम कह रहे हैं जनता पे भी नहीं है, मतलब जिस जनता ने आपको वोट दी हिमाचल में, वो जनता नहीं। क्यों नहीं वो जनता? हम उन जनता का, हम जहाँ हारते हैं, जहाँ जीतते हैं, वहाँ की जनता को धन्यवाद देते हैं। छोटी मोटी उस जनता के बहुत आभारी हैं, चाहे हम हारे या जीते हैं, बहुत आभारी हैं उस जनता के। जनता हमें वोट देती है, लेकिन भाजपा का चुनाव आयोग हमें हराता है और जिताता भी चुनाव आयोग है आपको। नहीं डॉक्टर अभिषेक, कुल मिलाकर उपाध्याय जी कह रहे हैं जहां हारे वहां चुनाव नहीं है, वहां लोकतंत्र की हत्या है, जहां जीते वहां फिर चुनाव है। वाह, जनता का आभार व्यक्त करते हैं। एक मिनट, जनता का आभार। हाँ, जहां जीते वहां जनादेश है, जहां हारे वहां जनादेश नहीं है। ओके। रमन जी जी तिलक जी, कुल मिलाकर प्रदीप भटनागर जी कह रहे हैं आपका शीश महल ढहने वाला है, और उपाध्याय जी का दावा यह है कि हम जो है किंग मेकर बनेंगे। किंग नहीं तो किंग मेकर सही टाइप का। तिलक जी, प्रदीप जी ने जितनी देर बात की, जितनी देर अपनी पार्टी का किया हुआ कुछ भी नहीं रखा, इतनी देर में दोनों दलों में इस पूरे चुनाव में सबसे बड़ी कमी यही रही है कि जनता को ये समझाने में बिल्कुल से नाकाम रहे कि हम क्या करेंगे। अभी भी वो बटेंगे कटेंगे नारे का भरोसा है उनको। दिल्ली के इनके 7 सांसद है, केंद्र में सरकार है, नगर विकास मंत्री इनके पास है, एलजी इनका अब जो होना था वो हो गया ना। अब रमन जी, अब मुद्दे पे आओ ना, वोट तो डल गया। अब आपने तो बता दिया ना कि यमुना कैसे साफ करोगे, 10 साल में बताया नहीं बताया जनता को? तिलक जी, उस पर इनको आज भी भरोसा नहीं है। 3 जो पहाड़ कूड़े के खड़े हैं आपने हटा दिए, सब साफ कर दिए। अब जो होना था वो हो गया, अब काहे को मुद्दे, अब हो गए मुद्दे, है ना? अब तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करो, जय कपिस्ती को जाकर। अब तो संकट मोचन वही है। मुद्दे क्या? हनुमान ज्ञान गुण सागर हमारे लिए चुनाव का मुद्दा बिल्कुल भी नहीं तिलक जी। वो हमारे लिए आस्था का विषय है, और हम घर में हो या मंदिर में हो, वो इसलिए नहीं करते कि हम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिस्ती लोक जागर अगर गा रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो आप हमें वोट दे दीजिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी धर्म का उपयोग राजनीति के लिए करती है, उस तरह से आम आदमी पार्टी नहीं करती। रमन जी देखो, मेरे सामने ना, रमन जी मेरे सामने ये सब चीजें मत करा करो प्लीज, ठीक है ना? वरना मेरा तो देखिए राजनीतिक दल ऐसा है ना, सुनिए मेरी बात, ना मेरा ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ठीक? मेरा हिसाब तो जानते हो आप। उपाध्याय तो चले पहली बार बैठे, उनको समझ में नहीं है, लेकिन आप मेरा तो जानते हो।
ये जो सरकारी पैसे से ये पाठ करवा रहे थे, हनुमान चालीसा पढ़वा रहे थे, वो क्या था? और जो सरकारी पैसे से तनख्वाह बांट रहे थे मौलानाओं को, वो क्या था? नहीं, वो क्या तो बेवकूफ समझते हो क्या जनता को? आगे सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। तो वो क्या धर्म की राजनीति नहीं होती? क्या होती है वो? ग्रंथी है, उनको भी मिलेगा। ये धर्म और की जो राजनीति धार्मिक नहीं है। चैनलों को बुला के, एक मिनट रुको, धार्मिक चैनलों को बुला जी। के जो हनुमान चालीसा सुना रहे थे, जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपीस लोग को जाकर रामदूत तिलक जी। वो क्या कर रहे थे? तिलक जी, हम क्या कतई कर रहे नहीं थे? कहते कि उड़ी में शहीद हुए सैनिकों के नाम पर हमको वोट दे दो। हमने राम मंदिर बनाया इसलिए हमको वोट दे दो। जिस तरह से आपने जो तो मंदिर के भगत नाम सिंह पर को नहीं वोट छोड़ा, मांगते, आपने तो जिस भगत तरह सिंह को से- नहीं छोड़ा, शहीद भगत सिंह जिस को। तरह से ये मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं, जिस तरह से रमन जी ये मुद्दे पे आइए ना, सैनिकों के नाम पर वोट मांगते मुद्दे पे हैं। आइए प्लीज, इन आंकड़ों जी, पर जी। आइए। आपने तो जी। शहीद भगत सिंह को नहीं छोड़ा। बताइए, एक क्रांतिकारी झूल गए अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर, नहीं, पूरे देश को बिल्कुल, संदेश वो दे हमारे गए। लिए आप सम्माननीय, शराब नीति उसको के नाम छोड़ा पे भी खुद नहीं कौन से जोड़ लेते हो? छोड़ा भी नहीं जा सकता। वो हमारे लिए आदर्श हैं। आदर्श मानते ना तो एक के साथ एक फ्री नहीं बांटते। आदर्श छोड़े नहीं क्या जाते। जानते हो भगत सिंह के बारे में? क्या जानते हो? एक के साथ एक फ्री दी उन्होंने। शर्मान चाहिए आपको। तिलक जी, जो नीतियां थी उस पर बहुत चर्चा हो हाँ, चुकी तो है। उसी पर शराब चर्चा पे वाले- बहस करिए, इसलिए उल्टी सीधी बात मत करिए रमन जी, मुद्दे पे रहिए। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि वो ये कह रहे हैं शीश महल जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा बना, यमुना की जी। सफाई सबसे बड़ा मुद्दा बना। जी, जो आपने एक के साथ एक फ्री बांटी, वो महिलाओं के बीच में गलत मैसेज गया। आप मानते हैं इस बात को? नहीं, कतई नहीं। हम ऐसा देखिए, जब तक ये मुद्दा खूब हाईलाइट रहा, खूब जांचें हुई, खूब छापे पड़े, गिरफ्तारी हुई, जेल हुई, सब कुछ हो गया। दिल्ली की जनता इस बात को अच्छे से समझ गई कि इनके पास किसी तरह का कोई सबूत नहीं है। 200 से ज्यादा छापे डालने के बाद तिलक जी अगर 1 रुपए की बरामदगी नहीं हुई तो दिल्ली की जनता समझती है। तो एक के साथ एक ये- फ्री नहीं दी थी आपने। ये मुद्दे दिल्ली की जनता समझती है कि ये बने बनाए मुद्दे हैं। ठीक। इनका अभिषेक, कोई डॉक्टर अभिषेक, आधार नहीं है। आपको क्या लगता है इनमें सबसे अगर- बड़े मुद्दे कौन से रहे दिल्ली में, जहां वोट इधर से उधर? और एक आंकड़े के साथ मैं, एक और बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, फिर उस पर भी चर्चा करूंगा। तिलक भाई, मैं छोटा सा एक आंकड़ा रखना चाहता हूँ। हो सकता है यहाँ पे इस बात का मजाक उड़ाया जाए। महिला वोटर की बहुत बड़ी वैल्यू है। हाँ। हिंदुस्तान में पिछले जो 2-3 चुनाव हुए हैं उसमें महिला वोटर ने जिस तरीके से जिसको वोट वही राज पे आए। बिल्कुल सही। आज की तारीख में दिल्ली में आप एक बार सोचिए, जो एक फ्री एक पौवा, एक पे फ्री एक बोतल, ये महिलाएं तो नहीं लेने जा रही ठेके पे। हाँ। जो उनका पति आके जो एक तरीके से बदतमीजी कर रही है, जिस तरीके की बदतमीजी संभालनी पड़ रही है एक वर्ग को, वो महिला को झेलनी पड़ी है उस तरीके से अल्कोहल अब्यूज की वजह से। अब आम आदमी पार्टी इस बात को शायद ना माने, परंतु सच्चाई ये है कि महिला वोटर इनसे नाराज हुआ। अब उसका परिणाम 8 तारीख को पता चलेगा। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहता, परंतु ये मेरे को पता है कि कोई भी महिला अपने घर में अभिषेक जी, खड़े हुए आदमी को पसंद नहीं है। दिल्ली में कतई भी कोई भी ठेकों की संख्या बिल्कुल नहीं बढ़ाई गई है। एक के ऊपर एक जो- भी ये सारे जो- हिंदुस्तान को जो पता है। अवैध रूप से बिकती थी शराब, उस पर लगाम लगाया गया, जिस कारण से इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि दिल्ली पुलिस यानी सत्ता में भाजपा आए के तो पास ये जो नियम है ये लागू रहेगा ना? मतलब कुल मिला के ये सत्ता में आए तो एक के साथ एक फ्री दोगे ना? नहीं, उसी तरह से जो कोविड के टाइम पे कुछ गाइडलाइंस बनी थी, वो गाइडलाइंस कई राज्यों में चली है। नहीं, ऐसा कि गाइडलाइन केवल सबसे पहले तो आपने कहा था कि खोलो सब कुछ। दिल्ली में ऐसा नहीं कि कुछ नहीं, दिल्ली के अलावा आप बताइए कौन से स्टेट में एक बोतल के ऊपर एक बोतल फ्री भाई नहीं वो है? आप नई बताइए। राजनीति कर रहे हैं ऐसा डॉक्टर क्या दिल्ली के अभिषेक, पास स्पेशल वो प्रॉब्लम नई थी राजनीति कर कि रहे हैं। आपको एक के मिनट ऊपर एक एक मिनट बोतल एक फ्री भेज दी। मिनट डॉक्टर अभिषेक, अभी आंकड़ों पर आएंगे। एक मिनट वो नई राजनीति कर रहे हैं, मैंने समझा दिया डॉक्टर रमन। एक मिनट, वोट नहीं करने वाली अभिषेक जी। नहीं रमन जी समझा दिया मैंने उनको। आप नई राजनीति करने आए हो, ऐसा आविष्कार किसी ने किया जो आपने करके दिखाया कि भाई एक के साथ एक फ्री लेकर जाओ, कोई टेंशन नहीं, खुद भी पियो पड़ोसी को भी पिलाओ। एक मिनट, भाजपा इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर गई और हो गया रमन जी, एक मिनट। इसी तरह के हवाई मुद्दे। डॉक्टर अभिषेक, कांग्रेस अब मूलतः जो एक और भी धारणा है कि बीजेपी को
भले ही यहां पर प्रदीप भटनागर जी कहें कि बटेंगे कटेंगे चला, लेकिन अगर हम देखें तो ठीक चुनाव से पहले बीजेपी ने इस नारे को बोला तक नहीं। ऐसा महसूस हो रहा था कि बीजेपी इस बात को समझ चुकी थी कि अगर बटेंगे कटेंगे वाले नारे को लेकर आए तो कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम वोटर एक तरफा आम आदमी पार्टी की तरफ चला जाए। तो मेरा सवाल वहीं खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस दलित और मुस्लिम वोटर अगर काटती है तो आम आदमी पार्टी के लिए इन आंकड़ों के मुताबिक खतरे की घंटी है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं तिलक जी। आप भी पुराने बहुत लंबे समय से सब चीज को, दिल्ली के इलेक्शंस को नोटिस कर रहे हैं, और मेरे को उम्मीद है आपको याद होगा कि आज से 27 साल पहले भी बीजेपी एक ही पॉइंट पे शीला दीक्षित को घेरा करती थी कि इलीगल इमिग्रेंट्स को शीला दीक्षित दिल्ली में बसा रही हैं और वो उनके वोटर बन रहे हैं इलीगल। मैं बीजेपी से जानना चाहता हूं कि पिछले 30 साल में इस समस्या को सोल्व करने के लिए बीजेपी ने क्या किया। आज भी दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वहां के जो इलीगल वोटर्स हैं वो ही डिसाइड करेंगे इसकी तरफ ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होगा। आम आदमी पार्टी की सारी जितनी भी इनकी जो स्कीम्स हैं वो उन्हीं की तरफ हैं और इनको फायदा मिलेगा। ये आंकड़े कुछ भी कहें, मैं सभी आंकड़ों का सम्मान करता हूं, इग्नोर किसी को नहीं, ठीक जी प्रदीप जी। लेकिन एक आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर जरा दर्शक भी इस बात को समझें और देखें। अगर आप 2020 में थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं तो 13,747 पोलिंग बूथ थे, ठीक, लगभग 13,747 पोलिंग बूथ थे 2020 में। 50% इन पोलिंग बूथ में 50% जो झुग्गी झोपड़ी के बूथ थे, उन कॉलोनी में 92 से 97% तक अरविंद केजरीवाल को वोट पड़ा। मेरी बात को समझिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, और इसका आधार क्या है, मैं क्यों बता रहा हूं कि ये आंकड़े सब धराशायी रह सकते हैं, इसका एक बहुत बड़ा आधार मैं दे रहा हूं आपको। 2020 में 13,747 पोलिंग बूथ के आसपास 50% झुग्गी झोपड़ी के पोलिंग बूथ में से ऐसी कॉलोनियां थी जहां 92 से 97% तक आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल को वोट पड़ा। अगर एंटी इनकम्बेंसी होती भी है 15-20% भी, तब भी यहां से अरविंद केजरीवाल वो भुगतान कर सकते हैं, भरपाई कर सकते हैं। प्रदीप जी, इतना आसान नहीं है जितना आप कह रहे हैं। मैं इसलिए इन आंकड़ों पर यकीन नहीं करता। बोलिए, आप गलत तो नहीं कह रहा? इसके विषय भी बता देता हूँ। जो आंकड़े आपने 2020 के बताए ना चावला साहब जी, जो उनको वोट परसेंटेज मिली और जिसके आधार पे अभी भी आपको लेके देखिए वही वोटर जो था, उनके ही पिता, उनके ही भाई और उनके ही परिवार के लोग, 2 बोतल एक के साथ 2 फ्री थी, वो पी के मरे। पहले चीज, जिन वोटरों ने इनको सुविधाओं के लिए दिया था कि मेरे घर में बिजली तो होगी मगर जो फ्री का मामला था कि 200 के ऊपर 3 गुना लग के पैसे आएंगे, वो चीज भी उन्होंने दी था। आज वो वोटर झटक चुका है। आज मैं बता दूं, दिल्ली की हालत ऐसी है कि सीवर सिस्टम जो इतना डगमगाया हुआ है कि या जो वादे करके आए ठीक नहीं कर पाए। इस समय दिल्ली में कहीं खुदाई करेंगे ना 10 से 15 फुट हुई तो सीवर के पानी से ही मिट्टी निकलेगी, वैसे बिल्कुल गीली। दिल्ली कंडीशन वो है कि दिल्ली इस समय इन्होंने वो हाल करके छोड़ा है कि आप जो है एक समरसिबल करा के उसका पानी नहीं पी सकते आप। तो जो वोट परसेंटेज है वो बता रहे हैं, वो झटक चुका है इनसे और उनकी समझ में आ चुका है कि जो इन्होंने जो इन्होंने बस का जो फ्री करा है वो एक विशेष लोगों के लिए करा है। अगर कांग्रेस दलित और मुस्लिम वोट नहीं काट पाई और फिर एक तरफा वोट केजरीवाल को गया, तो मुझे तो एक बात जानना चाहता हूँ, ये स्लम कॉलोनी से जीत के आए 56% आप परसेंटेज बता रहे हो, आज वो स्लम कॉलोनी में 1000 से ऊपर कॉलोनी में ये पानी क्यों नहीं दे पाए, सीवर क्यों नहीं दे पाए, उनकी समस्या क्यों नहीं दूर कर पाए? और अगर फिर भी ये जीत गए तो जीत गए तो नहीं, किस्मत है, वोटर इनको चाहता है, सीधी सी बात है, इनको वोटर चाहता है। तो आप मान जाएंगे कि केजरीवाल तब मान जाएंगे आप कि केजरीवाल हैं? आपने सारे आरोप बेबुनियाद लगाए, जनता उनके साथ है। साहब ऐसा है, केजरीवाल साहब अगर जीतते हैं और अगर हमने बेबुनियादी लगाए हैं तो मैं तो फिर चाहता हूँ कि ओपन डिबेट हो और हमारे से पूछा जाए कि भाई आपने इल्जाम लगाए, इनको तथ्य क्या है,
और आप दें। नहीं, और वो तो इसकी कोर्ट कोर्ट में, बैठ के वो देंगे। तो कोर्ट में आपने पेश करने चाहिए थे ना, इनको जमानत थोड़ी ना मिलती फिर। नहीं, देखिए अब जमानत की बात सुन लीजिए। अब ये कह रहे हैं कि जलाजी बेबुनियादी कुछ इल्जाम होगा लगा तब तो रखे कोर्ट हैं। में पेश तो करेंगे। चावला साहब एक तो मैं सबूत तो नहीं यही ढूंढ पूछना चाहता पाए। हूँ कि भाई अगर इसी कोर्ट तरह के में झूठे आरोप लगा के दिल्ली की जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, लेकिन दिल्ली की जनता अब इनकी सुनने वाली नहीं है। उन्होंने भाई मैं तो एक बात घोटाले वाले कहता हूँ, पूरे मुद्दे पर देख अगर लिया कोर्ट ने कि पूरी तरह से जमानत झूठे की आरोप, 22 बरी के लिए बेबुनियाद कर दिया। आरोप, 200 से तो ज्यादा इनको छापे मारे, कि भाई 1 रुपए की बेबुनियादी बरामद कैसे की बता कहीं रखा है, नहीं इनको हुई। छोड़ो इनको। ऐसे महीने हमारे जब नेताओं को सरकार जेल में जमानत दे रखा, रखी है, उसके बावजूद एक कुछ नहीं कर पूर्व पाए। उप और इन्होंने मुख्यमंत्री पूरा को चुनाव हर भी महीने तिलक जी, थाने पूरा में चुनाव एक नकारात्मक रूप से सजा लड़ा। याफ्ता की तरह उसके साइन करने जाना बावजूद भी पड़ता है। दिल्ली की जनता एक मंत्री आम आदमी मनी पार्टी की लॉन्ड्रिंग प्रचंड में, बहुमत की सरकार एक बनाने जा मंत्री रही है। दंगा भड़काने में मुख्यमंत्री उसके सरगना है, सांसद हैं आपके, मुख्यमंत्री खुद आप जमानत एक काम में बता दीजिए है, उनका। काम नहीं कर सकते, केंद्र में कार्यालय आपकी नहीं जा सरकार सकते। है, उपराज्यपाल आपका नियुक्त इससे किया ज्यादा और हुआ फोन है, करने वाली बात क्या होगी? प्रधानमंत्री आपके वहाँ बैठते हैं, इससे पूरे तस्वीरें केंद्रीय तो मंत्री कहीं है। आपके वहाँ बैठते हैं। ये यहाँ आके बैठे आप अपना काम कुछ बता दीजिए। देखो जी जमानत आपने में हम कुछ आए, नहीं किया, कहा बेबुनियादी डाल आपने रखा है, मगर एक रखते काम बताइए किया, कि कोर्ट ने और वो क्यों है बोला? कि दिल्ली सरकार के कामों इससे में भैया रोड़े कुछ अटकाए नहीं होगा आपने, ज्यादा बोलने से। परेशान करने आप का जिसमें काम खुद किया। चिल्ला चिल्ला के बोल माननीय रहे हो, कुछ सुप्रीम नहीं कोर्ट होगा। ने ये निर्णय तो दिया होगा कि कुछ नहीं, नहीं। दिल्ली सरकार के पास सेवा और जमीन का मामला दिल्ली सरकार के पास रहेगा। तब आपने चोरी से रातों रात छिपकर अध्यादेश लाकर उस फैसले को पलटने का काम किया, जो ताकि दिल्ली की सरकार को काम करने से रोका जाए। आपके सांसदों ने, आपके मंत्री ने, अच्छा मुझे बात बताइए, आपके प्रधानमंत्री ने, आपके उपराज्यपाल ने, एक मिनट, अब हो गया, वोटिंग हो गई सब। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट प्रदीप उसके जी, अलावा कुछ नहीं एक मिनट किया। रुकिए ना, एक मिनट सर, मैं तो है ना, एक मिनट प्रदीप जी, एक बात बताइए, सरकार आप बना रहे हैं आपके मुताबिक, ठीक? जी जी चलिए, वो आप आप बताइए, रमेश मीडिया भदौड़ी को मुख्यमंत्री बनाए या प्रवेश वर्मा को बनाए, वो आपकी मर्जी, लेकिन एक मिनट, नहीं, मैं पहले क्लियर कर दूं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार के जो बनाने के जो आंकड़े दे रही है भारतीय मीडिया दे रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी किसी भी ऑफिशियल उस पर नहीं आया है पीछे। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि भाई ये सच है, जो हमारे पक्ष में है वो सच है, ठीक? एक मिनट, आप सवाल ले लीजिए ना प्रदीप जी, सवाल तो ले लीजिए। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, मैं एक बात जानना चाह रहा था कि यानी कि चलिए आप चुनाव जीत गए आपके मुताबिक, अभी आंकड़े आए नहीं है, लेकिन मन में लड्डू हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हर किसी के होना चाहिए। तो यानी अब देश की जनता को बताओ, चुनाव जीतने के बाद यमुना कितने साल में साफ कर दोगे, बताइए? जी कितने साल में? देखिए माननीय मैं बता दूं, साल तो खैर क्या, जो समय लगेगा माननीय समय लगेगा, कोई बात नहीं। 25, 26, 27, 28, 29, 30 कब तक? ये तो 26, 27 तो बहुत दूर है, तो अभी शुरू कार्य जीतने के बाद ही शुरू हो जाएगा, तो चंद टाइम में ही। मैं थोड़ा ये क्लियर कर दूं। अच्छा, 2 घंटे में साफ कर दोगे? हरियाणा में यमुना साफ हो गई। एक मिनट उपाध्याय जी, या तो आप सवाल कर लो या सवाल पसंद नहीं आया तो बोलिए, है ना, फिर आप ही बैठ के सर्टिफिकेट दोगे। एक मिनट रुक जाओ, अभी पिक्चर शुरू हुई है, रुक जाओ, अभी पिक्चर पूरी देखो। हाँ भटनागर जी, प्लीज कंटिन्यू, कब तक साफ कर दोगे यमुना? मैं बता देता हूँ, देखिए माननीय गृह मंत्री जी ने स्वयं इस दिल्ली की धरती पे खड़े होकर बोला है कि यमुना को रिवर फ्रंट बना के, रिवर फ्रंट नहीं सर, मैं पूछूं कब तक साफ कर दोगे? साफ की बात तो ये, सरकार जीतने के बाद जो भी पहला जो भी विधानसभा की पहली मीटिंग होगी, इस पे काम होगा बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल साफ हो जाएगी यमुना, ठीक है। और जो 3 पहाड़ खड़े कूड़े के, नहीं, अभी रुक जाओ ना, अभी जवाब तो दो प्रदीप जी। जो 3 कूड़े के पहाड़ हैं वो कब तक साफ कर दोगे फिर सरकार बनते ही? पहले सवाल का जवाब दो। सबसे पहले जो दिल्ली जो 1700 नाले जो यमुना जी में गिरते हैं, सबसे पहले उसको रोकने का काम होगा। तो प्लान तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एक मिनट, मैं अभी ये नहीं पूछ रहा आपसे कि कितने सीवीटी जो हैं वो चल रहे हैं और बंद हैं। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि 3 जो कूड़े के पहाड़ हैं वो कब तक साफ हो जाएंगे? देखिए, कूड़े के पहाड़ को जो सांसद थे गौतम गंभीर जी, उन्होंने बहुत तेजी से काम कराया भी। जब से एनसीडी में ये लोग आए, उन्होंने इसको रुकवा दिया। अच्छा, तभी आपने उनका टिकट काट दिया। चलिए कोई बात नहीं। और जो आपने 450 रुपए का सिलेंडर का वादा किया है, तो वो तो आपको हाथों हाथ दे ही दोगे, जैसे आपने राजस्थान और हरियाणा की जनता को हाथों हाथ दिया सिलेंडर 450 रुपए का। चावला जी अगर कंकड़ मार के अगर सुने देखने देंगे कि कौन किसने मारा है, तो कैसे काम? अभी बड़ा आपने स्पष्ट कह दिया कि आपने टिकट काट दिया गौतम गंभीर जी का। लेकिन गौतम गंभीर जी पूर्व सांसद हैं,
और उनकी इच्छा चुनाव लड़ने की होती तो जरूर मिलती है टिकट उनको, मगर सर चुनाव लड़ने की इच्छा तो रमेश भदौड़ी की भी थी, प्रवेश वर्मा जी की भी थी, है ना, मैं उस पर नहीं जा रहा, वो तो आपके सबसे बड़े स्टार प्रचारक रहे ना दिल्ली चुनाव में। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि 450 रुपए का जो सिलेंडर आपने कहा था वो आप दोगे ना? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे, कब दोगे? बिल्कुल देंगे, जीतने के बाद बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे? नहीं, जीतने के बाद कब? बिल्कुल देंगे। नहीं, अब आपने जीतने हरियाणा बाद- में तो अभी तक नहीं दिया ना। हरियाणा में देखिए, हरियाणा में मैंने भी कहा था उज्ज्वला योजना के तहत जो वादा हमने हरियाणा में करा था वो दे रहे हैं। अच्छा, राजस्थान की जनता को जो किया था दे रहे हैं, जो कह रहा हूं वो भी दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना के तहत जो अच्छा, ओके ओके, अब देंगे वो। हाँ जी उपाध्याय जी, कोई सर्टिफिकेट आप बांटना चाहते हो? हम कोई सर्टिफिकेट नहीं बांटना चाहते, लेकिन हम इनसे ये पूछ रहे हैं कि जो ये दिल्ली में इन्होंने वादा किया है, क्या उत्तराखंड में उस योजना को लागू कर रहे हैं? गंगा यमुना सफाई के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खा गई ये, और एक मंत्री को मंत्रित्व दे दिया सफाई आयोग के नाम पर। आज तक कोई गंगा यमुना में सफाई उत्तराखंड यूपी आप कह रहे थे कि नहीं आप किंग नहीं तो किंग मेकर बनने जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल। किस आधार पे? आप रिजल्ट आपके सामने होगा और हम किंग मेकर होंगे। नहीं, किंग मेकर के लिए कुछ आंकड़ा चाहिए होता ना, तो कितना फिगर कुछ आप कोड कर पाए? ये तो आप खुद जानते हो, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपको पता चल जाएगी कि हमने कहा था कि हम किंग मेकर हैं तो किंग मेकर हैं। यानी आप ये कह रहे हो 2 सीटें भी आएंगी तो हम आम आदमी पार्टी को समर्थन देंगे? 2 नहीं, हमारी सीट ज्यादा आएंगी, आप देख लें। नहीं, मैं वही जानना चाह रहा हूं कितनी ज्यादा सर, 2 में तो फिर अब ये 70 भी ये होती मैं है। नहीं, मुझे ये जो आंकड़े देते हैं ना चुनाव के बाद के, मुझे इन पर विश्वास नहीं है। हमने मेहनत से चुनाव लड़ा है और जनता के लिए चुनाव लड़ा है, और जनता को वादे करके चुनाव लड़ा है कि हम ये काम करेंगे, और जो बोलेंगे वो करेंगे। रमन जी ये कह रहे हैं कि भाई आप भले ही बोले इलू इलू उनके साथ है, लेकिन रहेगा आपके साथ इलू इलू, ये चुनाव के बाद जनता देखेगी। नहीं, इंडिया गठबंधन अभी भी है, और वो तो है, जनता देख रही है आपका गठबंधन। राष्ट्रीय स्तर जिनको पर आपने कहा था कि सत्ता से जो है इंडिया गठबंधन से कसम खाते हैं कि बाहर कर देंगे, वही कह रहे हैं कि समर्थन हम ही से लोगे। देखिए तिलक जी, जो मतभेद दिल्ली में अगर कांग्रेस के साथ हुए हैं तो वो इसी कारण हुए हैं कि ये मतभेद नहीं होते रमन जी, पब्लिक को बेवकूफ समझते हो क्या? नहीं बात पब्लिक को बेवकूफ समझने की फिर? नहीं है, बात है कि कौन दल किस जगह एग्जिस्ट करता है। कल तक जो और है फोटो लगा के कह रहे थे कि राहुल गांधी भ्रष्टाचारी नंबर 1, फोटो मैंने लगाई थी। कैसी बात करते हो आप? कह रहे हो कि नहीं ये तो जनता के पास है सब कुछ। इतना वो मत करिए रमन जी, नहीं है ना, पब्लिक भी देखती है तो फिर कहेगी कि ये तो गजब लोग हैं। कल तक फोटो लगा रहे राहुल गांधी को भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा के बारे में बोल रहे हैं, है ना। तिलक जी, दिल्ली की जनता इस प्रचंड बहुमत ठीक। के साथ आम आदमी पार्टी को जिताने जा रही है, किसी दल की आवश्यकता नहीं चलिए होगी। ठीक है, ओके। आप लोग वही हैं जो बच्चों की कसम खा के भी गठबंधन कर लेते, उन्हीं के साथ जिनको मां भ्रष्टाचारी बोलते हैं, ठीक है ना। सत्ता के आगे सब कुछ चलता है साहब। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो ये एग्जिट पोल हकीकत है या फसाना, अब देखिए आगे आगे होता है क्या। नतीजों के बाद ही होगी तस्वीर साफ। जय हिंद।